साथियों, अगर आपके पास समय हो तो नोट्स ज़रूर बना लीजिए। अगर मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही। पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, जाके वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिए। लेकिन वो पीडीएफ आपके मोबाइल में ही रहेगा। लेकिन अगर चीज़ों को आप कॉपी पर नोट करते जाएंगे तो भविष्य में ये आपके बहुत काम आएगा। साथियों, आज की इस वीडियो में हम 9 अगस्त ऑल शिफ्ट के सारे जीके, जीएस और करंट अफेयर सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चंस प्राप्त हुए हैं, उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है आपको जो कि नहीं आया हो, आपको फेक लग रहा हो, गलत लग रहा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो, आपको याद हो, तो वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। 9 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल फतह अल सीसी। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति थे। आप जो है मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि तौर पे शामिल हुए थे। तो नाम क्या है? अब्दुल फतह अल सीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ 2022 कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेणुका सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए थे, तो उसमें संगीत नाटक अकादमी का नाम था, तो संगीत नाटक अकादमी इसका राइट आंसर है। संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय संगीत अकादमी नृत्य और नाटक के क्षेत्र में क्या करती है? पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित कला की ये पहली राष्ट्रीय अकादमी है। इसकी स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय तत्कालीन द्वारा दिनांक 31 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, और जून 1952 को ये भारतीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया। तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व का उल्लेख किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 49। अगला प्रश्न विज्ञान से है कि नील्स बोहर ने बोहर मॉडल कब दिया? इसका राइट आंसर है 1913। ठीक है, रदरफोर्ड बोर मॉडल या बोर मॉडल। ठीक है, सम्मिलित रूप से 1913 में ये मॉडल आया था। अगला क्वेश्चन है कि जायद की फसल कब ली जाती है? जिसका जो राइट आंसर है वो है मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च से अप्रैल में। नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को हुई। ठीक है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जो है 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र में समर्पित किया गया। ठीक है, नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री साजी के भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 2012 में ओलंपिक का कौन सा आयोजन किया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्चरी इवेंट। ठीक है, देखिए लॉर्ड्स जो क्रिकेट ग्राउंड है इसको होम ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 2012 में इस ग्राउंड पर आर्चरी इवेंट हुआ था। ठीक है, जिसमें मेंस इंडिविजुअल, मेंस टीम, वुमेन्स इंडिविजुअल और वुमेन्स टीम इवेंट खेले गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार मृत्यु दर कितना है? ठीक है, तो 2011 में जो अपरिष्कृत जन्म दर था वो 21.8 था, लेकिन जो मृत्यु दर थी वो 7.1 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट से रोक संबंधी कौन सा अधिनियम है? इसका जो राइट आंसर है वो है लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013। ठीक है,
ये अधिनियम जो है महिलाओं को कार्यस्थल पर उनके अधिकारों की रक्षा करता है और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनपीपी में से क्या घटाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन में शुद्ध राष्ट्रीय आय मतलब NNI, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब NNP, ठीक है, में से अप्रत्यक्ष कर माइनस अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय आय में घरों, व्यवसायों और सरकार की आय शामिल होती है। ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 13 फरवरी 2023 से पहले रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। वर्तमान में रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है कि हॉर्नेस्ट नेस्ट मीनिंग। ठीक है, ये फ्रेज पूछा गया था, हॉर्नेट्स नेस्ट का मीनिंग पूछा गया था। इसका मतलब होता है अ वेरी डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। ठीक है, मतलब बहुत कठिन या नापसंद स्थिति परिस्थिति। ठीक है, स्पेशली इन व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी एंग्री एंड कंप्लेन। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में जब बहुत सारे लोग क्या हों, गुस्सा हों या शिकायत कर रहे हों, ठीक है, तो उस समय जो है हॉर्नेट्स नेस्ट फ्रेज का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न भी इंग्लिश से है, ये भी फ्रेज है। इन्स एंड आउट फ्रेज का मीनिंग पूछा गया था। तो इसका मतलब होता है द डिटेल्ड या कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के बारे में विस्तृत अध्ययन, मतलब विस्तृत उसके बारे में जानकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इग्नोमिनी का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो सेम होगा, ह्यूमिलेशन होगा, एम्ब्रेसमेंट होगा, मॉडिफिकेशन होगा। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। एंटोनिम पूछा गया था इम्पिकेबल का। इसका होता है एंटोनिम इम्परफेक्ट या सिनफुल। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को जल्दी देख लेते हैं। लेकिन मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। नहीं तो फिर दिक्कत आपको ही होगी, बार बार आपको चैनल सर्च करना पड़ेगा, बार बार आपको वापस आना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो समय से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो 9 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की अगर बात करें तो स्वदेश दर्शन योजना कब लागू किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2014-15। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, स्वदेश दर्शन योजना है जो है ये पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका दोहन करना है। इस पूरे भारत में थीम आधारित पर्यटक सर्किट बनाने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि ये योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय संबंधित योजना है, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन विज्ञान से है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में प्रारंभ में कितने तत्व थे। तो इसका राइट आंसर है 63 तत्व थे। ठीक है, देखिए मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें कुल अवधि की संख्या 7 थी और कुल समूह थे 9। ठीक है, मेंडलीफ ने जब अपना काम शुरू किया तो उसमें टोटल 63 तत्वों का ज्ञान था। ठीक है, बाकी के लिए उन्होंने क्या किया था, जगह छोड़ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में उड़ीसा के किस नर्तक को पद्म विभूषण प्रदान किया गया।
बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केलुचरण महापात्रा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। 1989 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1972 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2000 में पद्म विभूषण पाने वाले उड़ीसा के ये पहले कलाकार थे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 352। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया है और संविधान के भाग 18 से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है कि गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। वैसे गरबा गुजरात, राजस्थान और मालवा प्रदेशों में किया जाता है, लेकिन इसका जो मूल उद्गम स्थल है वो है गुजरात। ठीक है, इसलिए गरबा का नाम जब भी आता है तो गुजरात का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि आगरा की मोदी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां। ठीक है, आगरा के लाल किले में स्थित है। और एक चीज़ और जान लीजिए, मोती मस्जिद के नाम से एक दूसरी मस्जिद और है जो कि लाहौर पाकिस्तान में स्थित है और इसका निर्माण भी मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा 1645 में किया गया था। तो फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंस पोल वॉल्ट में किस खिलाड़ी ने अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरमांड डुप्लिटेंटिस। ठीक है, 24 जुलाई 2022 को 6.21 मीटर की छलांग ला करके अरमांड ने पोल वॉल्ट का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन क्रिकेट से है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉकी से है, हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। ठीक है, भारत के राज्य उड़ीसा के नवनिर्मित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में। ठीक है, ये सारे मैच हुए थे। अगला प्रश्न है कि बैंक दर बढ़ने पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए बैंक दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों को ऋण मात्रा में कमी आती है और इसलिए धन की आपूर्ति में गिरावट आती है। बैंक दर में वृद्धि आरबीआई की मौद्रिक नीति के कड़े होने का प्रतीक है। ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो कि वहनी तरीके से वित्तीय सेवाओं नामत बैंकिंग या बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन, ये सारी चीज़ें ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेम्बनाड झील। ठीक है, ये झील भारत के साथ साथ केरल राज्य की भी सबसे बड़ी झील है, सबसे लंबी झील भी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 96.5 किलोमीटर है, मतलब कितना 3,17,000 फीट। ठीक है, और ये केरल के 3 जिलों तक ये झील फैली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाभांश किसे कहते हैं। ठीक है, किसी कंपनी के लाभ में भागीदारों का जो अंश होता है वह कंपनी लाभ कमाने पर अपने शेयरधारकों को देती है, इसी को लाभांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान से है कि फैराडे का नियम पूछा गया था। क्या है फैराडे का नियम। किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे ने 1831 में की थी। तो फैक्ट भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि सहकारी समितियों का संबंध किस अनुच्छेद से है। अभी पिछले दिनों क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 43 ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्षा जल संग्रह करने का नया
तरीका है, नया विधि है। तो इसका राइट आंसर है भूमिगत पुनर्भरण तकनीक। भूमिगत पुनर्भरण तकनीक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अजमेर सिंह का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर है एथलीट। अजमेर सिंह क्या थे? एथलीट थे। अजमेर सिंह पंजाब के एक प्रसिद्ध भारतीय धावक थे। अजमेर सिंह ने 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था और 1966 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थे। ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो मेरे भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? एक बटन ही दबाना है, सामने आपके बटन है लाइक का, शेयर का, जल्दी से दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको भी मजा आ जाए, थोड़ा सा मुझे भी आनंद मिल जाए। चलिए थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। जिसका जो राइट आंसर है वह है इब्राहिम लोधी और बाबर। ठीक है। देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोधी द्वारा स्थापित लोधी वंश को समाप्त कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरहुल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। ठीक है। सरहुल महोत्सव या सरहुल नृत्य। देखिए सरहुल जो नृत्य है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। यहाँ पर सरगुजा, जसपुर, धर्मजयगढ़ तहसील में बसने वाली उरांव जाति का ये जाति नृत्य है। ठीक है। इस नृत्य का आयोजन है चैत्र मास की पूर्णिमा को रात के समय किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। पूछा जाता है कि सरहुल नृत्य का आयोजन कब किया जाता है या कौन सी जाति इसको करती है। ठीक है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे बिहार है, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है। देखिए टोटल जनसंख्या का 16.49% उत्तर प्रदेश में रहती है, 9.28% महाराष्ट्र में और 8.58% जनसंख्या बिहार में रहती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल्लीकट्टू कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। ठीक है। ये तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है। लगभग 2000 वर्षों से ये सांस्कृतिक आयोजन है जो किया जाता है। ठीक है। और इसमें होता क्या है, बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्रिकेट से है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है 1958 में। ठीक है। अच्छा इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो डॉक्टर समीर बी कामत 26 अगस्त 2022 को आपकी नियुक्ति हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को कौन सा वाद्य यंत्र बजाना पसंद था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा और तापी। ठीक है। देखिए नर्मदा नदी के अलावा तापी एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला प्रश्न है कि बजट का उद्देश्य क्या है। बजट का उद्देश्य है भावी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना, यही बजट का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा होता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। देखिए वर्तमान संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए इस अधिनियम की योजना का पालन करता है। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ से ये प्रेरित है तो ये कनाडा के उदाहरण से प्रेरित है। ठीक है।
अगला प्रश्न विज्ञान से है कि साइटोकाइनेसिस क्या है। तो साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है। आपको ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ। देखिए, पश्चिम से सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है काबुल तथा कुरेम। पूर्व से अगर बात करें तो 5 हैं, झेलम है, चिनाव है, राबी है, ब्यास है और सतलुज है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 50। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। साथियों, तीनों शिफ्टों को मिलाकर के जितने प्रश्न मिले थे वो सारे मैंने आपको करा दिए। और चौथे शिफ्ट का जो प्रश्न है और जो प्रश्न छूट गए हैं, नहीं शामिल हो पाया है वीडियो में, वो सारे प्रश्न में पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, प्लीज़ ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, और वहाँ से पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।